आदित्य थोड़ा उत्साहित था और सावधानी से गुफा की ओर चला गया। स्विश! जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, गुफा के भीतर से एक ज्वाला अत्यंत तेज गति से आदित्य की ओर उड़ी। आदित्य को अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जल्दी से एक तरफ हट गया। धमाका! आग की लपटें आसपास की चट्टानी दीवारों पर गिरीं, जिससे हर जगह मलबा उड़ गया। उसके बाद आदित्य ने देखा कि आग की चपेट में आए क्षेत्र की चट्टानी दीवारें पिघलनी शुरू हो गईं और धीरे धीरे नीचे डूबने लगीं। गल्प! आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं और वह मुंह में लार भरकर निगलने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह ज्वाला थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी? अगर यह ज्वाला मार्शल किंग क्षेत्र विशेषज्ञ के शरीर पर गिरती तो वे तुरंत राख में बदल जाते। इससे पहले कि आदित्य कुछ और सोच पाता, गुफा से दो और लपटें निकलीं। वे अपने साथ एक झुलसाने वाली आभा लेकर आदित्य के चेहरे की ओर बढ़ीं। आदित्य ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने स्पिरिट डिवोर एस्केप को सक्रिय किया और उसके शरीर ने दो लपटों के हमले को एक अजीब तरीके से चकमा दिया। इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो पाता, उसने गुफा से सरसराहट की आवाजें सुनी। आदित्य ने अपना सिर उठाया और देखा। मुट्ठी के आकार की दो लालटेनें उसके सामने दिखाई दी। लालटेनों के भीतर एक लौ जल रही थी और लौ ने उसे बहुत ही अत्याचारी एहसास कराया। डबल हेडेड फ्लेम पायथन! आदित्य ने ठंडी हवा में सांस ली। यह कोई लालटेन नहीं थी, बल्कि एक डबल हेडेड फ्लेम पाइथन की आंखें थीं। अगर यह पहले होता तो वह इन तरह के जानवरों को सिर्फ एक हाथ से मार सकता था, लेकिन अब भी उसे अपने हर कदम पर बहुत सावधान रहना होगा। उसकी साधना मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण तक दबा दी गई थी और उसके सामने यह जानवर 9वें चरण के मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ को भी आसानी से मार सकता था। उसके पास डबल हेडेड फ्लेम पाइथन से निपटने के लिए जरा सी भी ताकत नहीं है। यह सौभाग्य की बात है कि उसके पास स्पिरिट डिवोर एस्केप की क्षमता है। इस क्षमता के साथ उसे भरोसा था कि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वह जब चाहे यहां से भाग सकता है। वाह! हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे आदित्य की त्वचा पर चोट लग गई। सहज रूप से वह आगे की ओर झपटा और एक बार फिर डबल हेडेड फ्लेम पाइथन के हमले से बच गया। फिर उसने अपने फायर क्लोन जारी किया और उन्हें गुफा में फैला दिया। उसके फायर क्लोन की वजह से पूरी गुफा जगमगा उठी और आदित्य ने आखिरकार डबल हेडेड फ्लेम पाइथन को स्पष्ट रूप से देखा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डबल हेडेड फ्लेम पाइथन के दो सिर थे। एक सिर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जबकि दूसरा सिर खून की तरह लाल रंग का था। इसका पूरा शरीर भी 10 से 12 मीटर लंबा था। आदित्य के इतने सारे फायर क्लोन देखकर डबल हेडेड फ्लेम पाइथन थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया, और इससे पहले कि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन प्रतिक्रिया कर पाता, आदित्य गुफा के गहरे हिस्सों में चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी, क्योंकि वह स्पिरिट डिवोर एस्केप का उपयोग कर रहा था, और पलक झपकते ही वह डबल हेडेड फ्लेम पाइथन के सामने से गायब हो गया। डबल हेडेड फ्लेम पाइथन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य भागने के बजाय गुफा में और अंदर चला जाएगा। अपने विशाल शरीर को घुमाकर डबल हेडेड फ्लेम पाइथन प्रकाश की किरण में बदल गया और आदित्य का पीछा करने लगा। 1/4 घंटे तक पूरी गति से दौड़ने के बाद आदित्य आखिरकार गुफा के अंत तक पहुंच गया। यह जगह बेहद गर्म थी और आसपास की दीवारें अतुलनीय रूप से चिकनी थीं। वे तारों की रोशनी के छींटों से टिमटिमा रही थीं, जिससे पूरी गुफा रोशन हो रही थी। आदित्य गुफा को देखकर चौंक गया। गुफा का फर्श स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था। वहां अनगिनत लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे और सैकड़ों मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी थे। यह विश्वास करना काफी कठिन था कि रेड सन कंट्री जैसे तीसरे दर्जे के देश में वास्तव में सैकड़ों मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन थे। मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कुछ ऐसे हैं जो द्वितीय श्रेणी के देशों में भी नहीं पाए जा सकते। बगल में 1 दर्जन से अधिक औषधीय पौधे थे, जिनसे तेज औषधीय सुगंध आ रही थी। कहने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें निश्चित रूप से डबल हेडेड फ्लेम पाइथन द्वारा अगले ग्रेड में इसके विकास के लिए तैयार की गई थीं। हालांकि आदित्य का लक्ष्य ये चीजें नहीं थीं।
वह गुफा के अंदर की चीजों को देखता रहा, इस उम्मीद में कि उसे इन्फर्नल फेनिक्स बीज मिल जाएगा। लेकिन वह निराश था, क्योंकि वह अपनी दिव्य इंद्रिय से भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि इन्फर्नल फेनिक्स बीज इस गुफा के अंदर नहीं था। उसे अभी भी याद है कि राठी परिवार के पूर्वज ने उसे बताया था कि इन्फर्नल फीनिक्स बीज एक छिपी हुई गुफा के अंदर रखा गया था। यह गुफा स्पष्ट रूप से छिपी नहीं थी और अपनी दिव्य इंद्रिय के साथ भी आदित्य ज्वाला सर्पों की घाटी के अंदर किसी भी छिपी हुई गुफा को खोजने में विफल रहा। लेकिन चूंकि बूढ़े आदमी ने उसे बताया था कि वहां एक छिपी हुई गुफा है, तो वहां एक होनी ही चाहिए। वह छिपी हुई गुफा को नहीं ढूंढ पाया, शायद इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा था जो उसकी दिव्य इंद्रियों को खोज करने से रोक रहा था। अचानक आदित्य को कुछ महसूस हुआ, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। डबल हेडेड फ्लेम पायथन उसके पीछे पीछे आ गया था और गुफा के थोड़े संकरे रास्ते पर खड़ा था। उसका विशाल शरीर गुफा के रास्ते को पूरी तरह से रोक रहा था। उसकी 4 सांप की आंखें उसे घूर रही थीं। सांप की जीभ बाहर निकल रही थी, किसी भी समय उस पर हमला करने के लिए तैयार। मैं बहुत लापरवाह था, आदित्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वह इन्फर्नल फीनिक्स बीज की तलाश में इतना व्यस्त था कि वह डबल हेडेड फ्लेम पाइथन के बारे में भी भूल गया था। इस बार उसने वास्तव में डबल हेडेड फ्लेम पाइथन को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया था, लेकिन उसका अपना रास्ता भी इस पाइथन द्वारा अवरुद्ध किया गया था, इसीलिए उसके लिए वहां से निकलना असंभव था। आदित्य ने डबल हेडेड फ्लेम पाइथन को घूर कर देखा और उसी समय उसने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की तीसरी परत को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसका खून उमड़ पड़ा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा उठी। एक जोरदार और शक्तिशाली आभा ने तुरंत गुफा के अंदर की जगह को भर दिया। स्विश! डबल हेडेड फ्लेम पाइथन धीरे से फुफकार रहा था। उसके दोनों सिर एक दूसरे के सामने थे, मानो एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। आदित्य पहले से ही तैयार था। जब तक डबल हेडेड फ्लेम पाइथन हमला करता, वह जवाबी हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता और फिर भागने की पूरी कोशिश करता। धमाका! कुछ देर तक बातचीत करने के बाद 2 सिर वाले फ्लेम पाइथन ने अपनी पूंछ को हिलाया और उसे एक चट्टान की दीवार पर पटक दिया। रंबल! चट्टान की दीवार पर दरारें आ गईं, जिसे डबल हेडेड फ्लेम पाइथन ने तोड़ दिया और फिर वह धीरे धीरे ढह गई। क्या यह डबल हेडेड फ्लेम पाइथन मुझे जिंदा दफनाना चाहता है? आदित्य का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन वास्तव में ऐसी भयावह चाल चलेगा। अब जबकि द्वार डबल हेडेड फ्लेम पाइथन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, अगर गुफा की दीवार वास्तव में ढह गई तो मार्शल सम्राट क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी मर जाएगा। मूल कोर दायरे के साधक की तो बात ही छोड़िए। हालांकि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन ने एक बार हमला करने के बाद वह नहीं हिला। डबल हेडेड फ्लेम पाइथन के सुनहरे सिर ने आदित्य को सिर हिलाया, फिर ढहती चट्टान की दीवार को देखा। आदित्य ने टूटी हुई चट्टान की दीवार की ओर देखा। टूटी हुई चट्टान की दीवार पर एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जिसमें से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। क्या यहाँ वास्तव में एक और गुप्त मार्ग है? आदित्य आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गुफा में ऐसी कोई छिपी हुई जगह होगी। एक पल के लिए आदित्य ने अनुमान लगाया कि यह गुप्त मार्ग हो सकता है जो उसे उस छिपी हुई गुफा तक ले जा सकता है, जिसके बारे में राठी परिवार के पूर्वज ने बात की थी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाया और देखा कि उसकी दिव्य इंद्रिय गुप्त मार्ग के दरवाजे को भेद नहीं सकती। मेरी दिव्य इंद्रियां वास्तव में यहां अवरुद्ध हो गई थीं। कोई आश्चर्य नहीं, मैं अपनी दिव्य इंद्रियों के साथ भी छिपी हुई गुफा को नहीं खोज सका, चाहे मैंने उसे खोजने की कितनी भी कोशिश की हो। आदित्य ने अपने दिल में बड़बड़ाया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसे यकीन था कि इस दरवाजे के पीछे का गुप्त रास्ता उसे उस छिपी हुई गुफा तक ले जाएगा जहां राठी परिवार के पूर्वज ने नारकीय फीनिक्स बीज रखा था। तुम मुझे अंदर आने दे रहे हो? आदित्य ने प्रश्नवाचक निगाह से डबल हेडेड फ्लेम पाइथन की ओर देखा और पूछा। डबल हेडेड फ्लेम पाइथन के सुनहरे सिर ने हिलाया। डबल हेडेड फ्लेम पाइथन ने स्पष्टतः इस स्थान को बहुत पहले खोज लिया था, या शायद यह कहा जा सकता है कि वह पहले से ही इस गुफा की रक्षा कर रहा था। हालांकि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन ने
उसे अंदर आने दिया। जाहिर है कि उसे आगे बढ़ने का मौका देने के लिए। शायद उसे शक था कि यहाँ किसी तरह का खतरा है जो उसकी जान ले सकता है। यह कहा जा सकता है कि यह डबल हेडेड फ्लेम पाइथन भयावह और चालाक था। चूंकि आदित्य के पास छुपी हुई गुफा में जाने के अपने कारण थे, इसलिए उसने डबल हेडेड फ्लेम पाइथन से और कुछ नहीं कहा। वह पत्थर के दरवाजे की ओर चला गया और उसके सामने पहुंचने के बाद ही उसने देखा कि यह पत्थर का दरवाजा वास्तव में एक बहुत ही हल्की पीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, और यह रोशनी उसके दिव्य इंद्रिय को आगे की जांच करने से रोकने का थी। यह पीली रोशनी वास्तव में एक और अमर स्तरीय संरचना थी जिसके बारे में आदित्य को कोई जानकारी नहीं थी। खैर, यह संरचना किसी व्यक्ति को अंदर जाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी की आध्यात्मिक भावना या दिव्य भावना को अवरुद्ध करने के लिए थी, ताकि कोई भी यह न देख सके कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या छिपा है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से धीरे से दरवाजा खोला। पत्थर के दरवाजे के खुलने के बाद पत्थर के दरवाजे के अंदर से एक हल्की रोशनी निकली। यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई जाल नहीं था, आदित्य अंदर चला गया। पत्थर के दरवाजे में कदम रखते ही उसके सामने का दृश्य अचानक चौड़ा हो गया। दीवारों पर चांदनी के पत्थर लगे थे जो रोशनी के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पत्थर के कमरे के बीच में एक कुर्सी थी और कुर्सी के सामने एक चौड़ी और लंबी ग्रीन स्टोन टेबल थी। ग्रीन स्टोन टेबल पर दो बंद पत्थर के बक्से बड़े करीने से रखे हुए थे। इन चीजों के अलावा गुफा के अंदर कुछ भी नहीं था। आदित्य ने अनुमान लगाया कि नारकीय फीनिक्स बीज इन दो बक्सों में से एक के अंदर हो सकता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसने अपनी पीठ के पीछे से फुफकारने की आवाज सुनी। आदित्य अपनी जगह पर रुक गया। वह इस समय डबल हेडेड फ्लेम पाइथन को नाराज नहीं कर सकता था। यह डबल हेडेड फ्लेम पाइथन किसी कारण से पहले से ही अपनी बुद्धि को जागृत कर चुका था, और जिस तरह से यह पहले व्यवहार करता था उससे यह देखा जा सकता था कि यह डबल हेडेड फ्लेम पाइथन एक सामान्य इंसान की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान और चालाक था। यह देखकर कि आदित्य रुक गया और आगे नहीं बढ़ा, डबल हेडेड फ्लेम पाइथन ने इंसानों की तरह संतुष्टि में अपने सिर हिलाए। फिर उन्होंने आदित्य को नजरअंदाज किया और दोनों बक्सों के सामने पहुंच गए। उसने पहले दो बक्सों को देखा और फिर एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। आदित्य ने फायदा उठाया और तुरंत स्पिरिट डेवोर एस्केप का इस्तेमाल करके टेबल के सामने पहुंचा। दोनों बक्सों को अपने स्थानिक अंगूठी के अंदर रखा और भाग गया। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद डबल हेडेड फ्लेम पाइथन भी अपने होश में आ गया। हालांकि वह पहले से ही सतर्क था, लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो उसने अपनी चौकसी कम कर दी। उसने सोचा कि आदित्य उससे डर गया है और इस वजह से डबल हेडेड फ्लेम पाइथन के दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे, जबकि अवचेतन रूप से छिपी हुई गुफा के अंदर आदित्य के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया। और नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आदित्य ने उनकी लापरवाही का फायदा उठाया, दो बक्से चुरा लिए और भाग गया। होश में आने के बाद दो सिर वाले ज्वाला अजगर ने आदित्य का पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह छिपी हुई गुफा की ओर जाने वाले मार्ग को पार कर पाता, एक आभा जो उसके पूरे अस्तित्व पर हावी हो सकती थी, कहीं से प्रकट हुई और उसे डरा दिया। यह एक ड्रैगन की आभा थी, और ड्रैगन की आभा ऐसी चीज थी जिसका कोई भी अजगर जैसा प्राणी सीधे सामना नहीं कर सकता। डबल हेडेड फ्लेम पाइथन जैसे प्राणी के लिए ड्रैगन उसके पूर्वज की तरह था। वह ड्रैगन के सामने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए जब ड्रैगन की आभा का सामना करना पड़ा तो वह अपनी जगह पर जम गया और हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। थोड़ी देर के बाद ड्रैगन आभा गायब हो गई और उसके बाद ही डबल हेडेड फ्लेम पाइथन ने आगे बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन वह इतना भयभीत था कि वह बहुत पहले ही आदित्य का पीछा करना भूल गया था। बेशक ड्रैगन आभा आदित्य का काम था। आदित्य जानता था कि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन निश्चित रूप से उसका पीछा करेगा, इसलिए उसे तुरंत एक कहावत याद आ गई। एक सांप ड्रैगन के सामने अपना सिर उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इस कहावत को सोचते हुए आदित्य ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में रूपांतरित होकर
अपने ड्रैगन आभा से डबल हेडेड फ्लेम पाइथन को डरा दिया। गुफा से बाहर आने के बाद उसने अपनी बड़ी पूंछ से गुफा के मुहाने पर हमला किया, दीवार से कठोर चट्टानों को तोड़ दिया और गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया ताकि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन बाहर न आ सके। तभी वह अपनी मूल स्थिति में वापस आया और राहत की लंबी सांस ली। इस समय आदित्य ने अपनी स्थानिक अंगूठी से 2 बक्से निकाले और उन्हें अपने सामने जमीन पर रख दिया। फिर वह भी वहीं बैठ गया और पहला बॉक्स खोला। जैसे ही बॉक्स खोला गया, एक चमकदार लाल रोशनी चमकी जिसने आदित्य को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। वह यह भी महसूस कर सकता है कि जैसे ही बॉक्स खोला गया, आसपास की आग की ऊर्जा बढ़ गई और तापमान बहुत बढ़ गया। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने डिब्बे में एक छोटी सी गोल लाल वस्तु देखी। यह गोल वस्तु एक औषधीय गोली के आकार की थी, लेकिन इस गोल लाल वस्तु की सतह पर कई जटिल नक्काशी थी। यह वस्तु लाल इसलिए थी क्योंकि यह फीनिक्स की तरह कभी न खत्म होने वाली आग से जल रही थी। शायद यही कारण था कि इसे फीनिक्स बीज कहा जाता था। लेकिन यहां मुख्य बात आग नहीं बल्कि शैतानी आभा थी। हाँ, यह लाल वस्तु वास्तव में शैतानी आभा से भरी हुई थी और इसी वजह से इसका नाम एक और शब्द से जुड़ गया, इन्फर्नल। हाँ, यह लाल वस्तु इन्फर्नल फीनिक्स बीज थी जिसे आदित्य खोजने यहां आया था। अंततः यह उसके हाथ में था। उसने एक बार फिर से बॉक्स को बंद किया और उसे अपने स्पेशियल अंगूठी के अंदर रख दिया। फिर उसने दूसरा बॉक्स खोला और उसमें कुछ ऐसा पाया जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। इस बॉक्स के अंदर धातु का एक टुकड़ा था। यह धातु षटकोणीय आकार की थी और लाल रंग की थी। इस पत्थर से एक रोशनी निकलती थी जो आंख और शरीर को भांती थी। इस पत्थर को इन्फर्नो स्टोन कहा जाता था। इन्फर्नो स्टोन एक बहुत ही दुर्लभ पत्थर था और इसका मूल्य किसी निम्न श्रेणी के अमर रैंक वाले हथियार से कम नहीं था। इन्फर्नो स्टोन भी एक हथियार को परिष्कृत करने के लिए एक अमर स्तर की सामग्री थी। लेकिन किसी कारण से जैसे ही आदित्य ने इन्फर्नो स्टोन को देखा, उसके बारे में जानकारी तुरंत उसके दिमाग में आ गई। आदित्य को समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में इन्फर्नो स्टोन के बारे में जानकारी क्यों आई, लेकिन उसने जितना भी सोचा वह इसका कारण जानने में असफल रहा। इसलिए उसने इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया, बॉक्स को बंद किया और इसे 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल के अंदर रख दिया। अब 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल के अंदर 2 दुर्लभ चीजें संग्रहित थीं। इन्फर्नो स्टोन बेशक 2 दुर्लभ चीजों में से एक था। दूसरे के लिए यह बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा था। यह छोटा सा बर्फ का टुकड़ा कुछ ऐसा था जिसे आदित्य ने ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही उद्यान से खरीदा था। उस समय दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे अभी क्यूब को न खोलने के लिए कहा। उसे नहीं पता कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने उसे क्यूब को काटने से क्यों रोका, लेकिन वह जानता था कि यह बिना किसी कारण के बंद नहीं होगा। बर्फ के टुकड़े के अंदर कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। अमर बनने के बाद वह इसे काट सकता है, लेकिन अभी उसे इसे वैसे ही रखना होगा। घाटी के शीर्ष पर प्रिंस और रूलान अपने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ आगे पीछे घूम रहे थे। आदित्य को डबल हेडेड फ्लेम पाइथन को प्रतिबंधित करने के लिए गुफा में प्रवेश करने में 2 घंटे से अधिक समय हो चुका था ताकि वे 9 गहन गनोडर्मा ल्यूसिडम प्राप्त कर सकें। उन्होंने सफलतापूर्वक 9 गहन गनोडर्मा ल्यूसिडम पर भी अपना हाथ जमा लिया था और उन्हें प्राप्त करने के बाद वे एक बार फिर घाटी के शीर्ष पर लौट आए, क्योंकि उन्होंने पहले योजना बनाई थी ताकि डबल हेडेड फ्लेम पाइथन उन्हें नुकसान न पहुंचा सके अगर वह अपने क्रोध के कारण पागल हो गया। आदित्य के गुफा में प्रवेश करने के बाद पहले तो कुछ हलचल हुई, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें गुफा से कोई हलचल सुनाई नहीं दी। आदित्य अभी भी दिखाई नहीं दिया था। इससे वे आदित्य के लिए बहुत चिंतित हो गए। आखिरकार डबल हेडेड फ्लेम पाइथन एक 5वीं रैंक का जादुई जानवर था और यह बेहद शक्तिशाली था। अगर यह अपनी पूरी ताकत से हमला करे तो यह उस व्यक्ति से भी सीधे तौर पर लड़ सकता है जो अभी अभी मार्शल पूर्वज क्षेत्र में पहुंचा है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आदित्य जिंदा है या नहीं, हालांकि वे गुफा में जाकर जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
फिर भी उन्होंने आदित्य का इंतजार करने का फैसला किया। प्रिंस, भाई आदित्य अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या उसे कुछ हुआ है? रूलान ने चिंतित होकर पूछा। अगर आदित्य उनकी वजह से यहां मर गया तो उसे निश्चित रूप से अपने जीवन के बाकी समय के लिए दोषी महसूस होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि भाई आदित्य के पास केवल मूल कोर क्षेत्र के 7वें चरण की साधना है, लेकिन उसकी ताकत उसी साधना वाले किसी व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। और यहां तक कि उसने खुद भी पहले कहा था कि अगर वह चाहे तो हमेशा बच सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। प्रिंस ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन जब उसने यह कहा तो उसे बहुत भरोसा नहीं था। यहां तक कि उसे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। स्विश! जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, एक सीटी की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा था और फिर उनके सामने आकर रुक गया। भाई आदित्य, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। वे दोनों अचंभित रह गए। फिर जब उन्होंने अपने सामने युवक को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। रूलान की आंखें और भी लाल हो गई थीं और उसकी चमकती हुई खूबसूरत आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने सोचा कि आपको उस जानवर डबल हेडेड फ्लेम पाइथन ने निगल लिया है, प्रिंस ने यह कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई है। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि रूलान उसे घूर रही थी। प्रिंस ने अपना सिर खुजलाया और एक खोखली हंसी निकाली। आदित्य को आंकने के बाद प्रिंस ने फिर से जिज्ञासा से पूछा, भाई आदित्य, क्या डबल हेडेड फ्लेम पाइथन अब गुफा में नहीं है? बेशक, यह गुफा के अंदर है, आदित्य ने जवाब देते हुए अपना मुंह हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि प्रिंस क्या कहना चाह रहा था। तो फिर तुम? प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और कहा, क्या तुम थोड़े ज्यादा साफ सुथरे नहीं हो? आदित्य ने अपने शरीर और कपड़ों को देखा। यह प्रिंस और रूलान से भी ज्यादा साफ था, जो सिर्फ नीचे गए और 9 गहन गनोडर्मा ल्यूसिडम प्राप्त करने के बाद घाटी के शीर्ष पर वापस आ गए। उसके कपड़े उतने ही साफ थे जितने तब थे जब उसने उन्हें छोड़ा था। यह कल्पना करना कठिन था कि इतने लंबे समय तक डबल हेडेड फ्लेम पाइथन को प्रतिबंधित करने के बाद भी उसके कपड़े इतने साफ थे। इस बकवास का क्या मतलब है? आदित्य ने प्रिंस से बात की और रूलैन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। उसने पूछा, कैसे हुआ? क्या तुम्हें 9 गहन गनोडर्मा ल्यूसिडम मिल गया? हाँ। रूलान के छोटे से चेहरे पर उत्साह के भाव थे जब उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि यहां इतने सारे 9 गहन गैनोडर्मा ल्यूसिडम होंगे। हमने 9 गहन गैनोडर्मा ल्यूसिडम के कुल 11 डंठल चुने हैं। 11 डंठल? ये अच्छा है। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, 9 गहन गनोडर्मा ल्यूसिडम केवल उन जगहों पर उगते थे जहां अग्नि तत्व अत्यधिक प्रबल था। पर्याप्त अग्नि तत्वों को अवशोषित करके ही यह बढ़ सकता था। आमतौर पर 1 या 2 का उत्पादन करना पहले से ही काफी प्रभावशाली था, लेकिन 4 का होना और भी दुर्लभ था। हालांकि यहाँ ज्वाला सर्प घाटी के तल पर उन्हें वास्तव में उनमें से 11 एक साथ मिल गए। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में न तो प्रिंस और न ही रूलान ने पहले कभी सोचा था। तुम दोनों को जाना चाहिए। चूंकि तुमने पहले ही 9 गहन गनोडर्मा ल्यूसिडम प्राप्त कर लिया है, जिसे तुम बहुत पहले से चाहते थे, इसलिए तुम्हें जल्दी से लाल सूर्य संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए, आदित्य ने कहा। भाई आदित्य, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आते? हम आपको संप्रदाय के बुजुर्गों से सिफारिश कर सकते हैं और मेरा विश्वास करें, वे हमारी सिफारिश के कारण आपको निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। प्रिंस ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। हो सकता है हम भविष्य में फिर से मिलें, लेकिन अभी मुझे कहीं और जाना है। जब उन दोनों ने आदित्य की बात सुनी, हालांकि वे निराश थे, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और कहा, अगर भाई आदित्य यही चाहता है तो हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगे। लेकिन अगर तुम कभी अपना मन बदलते हो तो हमें खोजने के लिए लाल सूर्य संप्रदाय में आ जाना और हम तुम्हें हमारे लाल सूर्य संप्रदाय में एक सीट देने का वादा करते हैं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और प्रिंस और रूलान को अलविदा कहने के बाद वह जंगल के अंदर गायब हो गया। आदित्य के नजरिए से
प्रिंस और रूलान के साथ उसकी मुलाकात सिर्फ किस्मत की देन कही जा सकती है। यहां से उनके रास्ते अलग हो गए। हो सकता है कि वे फिर कभी एक दूसरे को न देख पाएं। दूसरी ओर आदित्य की गायब होती आकृति को देखकर रूलान ने अपने हाथों को जकड़ लिया। फिर उसने प्रिंस को देखा और पूछा, तुमने क्या देखा? प्रिंस ने रूलान को देखा और कहा, भाई आदित्य उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। इससे पहले मैं उसे नहीं देख सकता था, लेकिन उसका जबरदस्ती उपयोग करने के बाद मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। रूलान ने प्रिंस को देखा, जिसकी आंखों से किसी कारण से खून बह रहा था। उसका दिल कांप उठा। उसने दांत पीसते हुए पूछा, क्या चौंकाने वाली बात है? वह तुम्हारे पिता से अधिक शक्तिशाली है और तुम्हारे दादा से कमजोर। किसी कारण से उसकी साधना दब गई है, प्रिंस ने कहा। रूलान ने गहरी सांस ली और कहा, अब से अपनी ऑल सीइंग आई का उपयोग न करें। दादाजी ने पहले कहा था कि अगर आप बिना किसी समस्या के ऑल सीइंग आई का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अमर बनने की आवश्यकता है। यदि आप ऑल सीइंग आई का उपयोग करना जारी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से कई समस्याओं का सामना करेंगे। पता चला कि प्रिंस के पास एक खास जोड़ी आंखें हैं जिन्हें ऑल सीइंग आई कहा जाता है। ऑल सीइंग आई के सामने कोई भी भ्रम या छलावा बेकार है। वह अपनी ऑल सीइंग आई की मदद से किसी व्यक्ति की सच्चाई भी देख सकता है, लेकिन अभी वह इतना कमजोर था कि अपनी सर्वदर्शी आंख को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इसका उपयोग करने के बाद उसे हमेशा कोई न कोई चोट लग जाती थी। प्रिंस ने अपना सिर हिलाया और रूलान से कहा, चलो चलें, भविष्य में हम निश्चित रूप से भाई आदित्य से फिर मिलेंगे। रूलान ने अपना सिर हिलाया और प्रिंस के साथ लाल सूर्य संप्रदाय के लिए रवाना हो गई। इस समय आदित्य ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बार फिर ऊपरी क्षेत्र में इन दो बच्चों से मिलेगा। खैर, यह भविष्य की बात है। अभी आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसे नहीं पता था कि वापस कैसे जाना है, इसलिए वह केवल 3 दिनों की अवधि समाप्त होने का इंतजार कर सकता था ताकि उसे वापस इन्फर्नल फेनिक्स प्लेन में ले जाया जा सके। 3 दिन बाद उसके शरीर से लाल रोशनी की 2 किरणें निकलीं और एक बार फिर उससे टकराईं। इस बार वह उसके शरीर के अंदर गायब नहीं हुई, बल्कि उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। बहुत समय नहीं बीता था कि आदित्य का पूरा शरीर लाल रोशनी से ढक गया और फिर वूश, आदित्य अचानक ब्लैक विंड फॉरेस्ट से गायब हो गया। आदित्य एक बार फिर बूढ़े आदमी की मूर्ति के सामने प्रकट हुआ। जब वह यहाँ प्रकट हुआ तो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जल्द ही वह आदित्य के सामने प्रकट हो गया। क्या तुमने इन्फर्नल फीनिक्स बीज प्राप्त कर लिया है? बूढ़े आदमी ने पूछा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े आदमी के सामने दोनों बक्से निकाल लिए। राठी परिवार के बूढ़े पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि दूसरे बक्से के अंदर क्या है? इन्फर्नो स्टोन। सही है, यह इन्फर्नो स्टोन है। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से आदित्य को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य एक नजर में इन्फर्नो स्टोन को पहचान लेगा। बूढ़े आदमी ने कहा, इन्फर्नो स्टोन एक हथियार को परिष्कृत करने के लिए एक अमर रैंक सामग्री है। चूंकि तुम मेरे राठी परिवार को इन्फर्नल फीनिक्स बीज लाकर उनकी मदद कर रहे हो, इसीलिए इस इन्फर्नो स्टोन को मेरी ओर से एक उपहार मानो। मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे राठी परिवार के बीच एक समझौता है। राठी परिवार के लिए इन्फर्नल फीनिक्स बीज लाकर तुम्हें मेरे राठी परिवार के खजाने में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा हूं। इस इन्फर्नो स्टोन को मेरी ओर से एक इनाम के रूप में समझो। आदित्य तुरंत अपने दिल में उत्साहित हो गया, लेकिन सतह पर उसने अपना धैर्य बनाए रखा और केवल अपना सिर हिलाकर इन्फर्नो स्टोन स्वीकार कर लिया। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं चाह सकता था। इससे पहले वह पहले से ही इन्फर्नो स्टोन को लेने की योजना बना रहा था और इस वजह से उसने इसे 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर संग्रहित किया। अब उसे इसे राठी परिवार के सदस्यों को दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह अब राठी परिवार के पूर्वज से एक इनाम था। राठी परिवार में लौटने के बाद वह उन्हें केवल इन्फर्नल फीनिक्स बीज देगा, उनके खजाने में प्रवेश करेगा, कुछ ऐसा चुनेगा जो उसे पसंद हो और फिर वह चला जाएगा। राठी परिवार के पूर्वज मुस्कुराए और बोले, उस समय मुझे इन्फर्नो स्टोन उसी प्राचीन खंडहर में मिला था
जहां मुझे 1000 भ्रम संहारक संरचना की निर्माण प्लेट मिली थी। आदित्य, बाहर जाने के बाद क्या तुम मेरे राठी परिवार के सदस्यों को एक संदेश दे सकते हो? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और पूछा, आप चाहते हैं कि मैं राठी परिवार को क्या संदेश दूं? उन्हें बताओ, मेरी आत्मा अगले 50 वर्षों में गायब हो जाएगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मेरी विरासत प्राप्त करने के लिए किसी को भेजना होगा, अन्यथा वे मेरी विरासत प्राप्त करने का अपना मौका खो देंगे। मेरी आत्मा का यह हिस्सा गायब हो जाने के बाद यह इन्फर्नल फीनिक्स विमान नष्ट हो जाएगा। उस समय कोई भी मेरी विरासत प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, राठी परिवार के पूर्वज ने कहा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े व्यक्ति से वादा किया कि वह यह संदेश राठी परिवार तक जरूर पहुंचाएगा और फिर पूछा कि वापस कैसे जाना है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस लंबे गलियारे की ओर इशारा किया जहां से वह आया था और कहा, जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते पर चलो और मूनस्टोन द्वार खोलो। यह मूनस्टोन द्वार वास्तव में उस दरवाजे से जुड़ा हुआ है जिसे तुम भूमिगत महल में देखते हो। बस इतना है कि प्रवेश करते समय मेरे द्वारा बनाई गई एक संरचना सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण प्रवेश करने वाला व्यक्ति खुद को मैग्मा की नदी के बीच में पाता है। आदित्य को अब समझ में आ गया था कि राठी परिवार के अंदर भूमिगत महल क्यों बनाया गया था। वह उसी रास्ते से वापस चलने लगा और मूनस्टोन डोर के सामने पहुंचकर उसने धीरे से उसे खोला। इधर यह मूनस्टोन द्वार धीरे धीरे खुला, जबकि बाहर राठी परिवार में वहां मौजूद सभी बुजुर्गों ने भूमिगत महल के मूनस्टोन द्वार को धीरे धीरे खुलते देखा। बुजुर्गों में से एक जल्दी से परिवार के पास वापस भागा और मुखिया को मूनस्टोन द्वार के खुलने की सूचना दी। राठी परिवार का मुखिया जल्दी से उठकर आदित्य का स्वागत करने की तैयारी करता है और साथ ही उसे सूचित करने आए बुजुर्ग को महान बुजुर्ग के पास भेजकर उसे यह खबर सुनाता है। असहाय होकर वह बुजुर्ग एक बार फिर उस स्थान की ओर दौड़ा जहां वह महान बुजुर्ग रहता है, ताकि उसे वह समाचार दे सके। भूमिगत महल का दरवाजा धीरे से खुला और जल्द ही आदित्य अंदर से बाहर आया और उसने देखा कि कुछ बुजुर्ग उसे आशा और उम्मीद से भरी आंखों से देख रहे थे। जल्द ही राठी परिवार के मुखिया आ गए और उनके बाद महान बुजुर्ग पिलकिंग अंश भी आ गए। इन दो लोगों के आने के बाद कुछ और बुजुर्ग भी आ गए। आपका स्वागत है यंग मास्टर आदित्य। राठी परिवार के मुखिया ने आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका स्वागत किया। आदित्य को उनकी उम्मीद और उम्मीद से भरी आंखों को देखकर ही पता चल गया कि वे क्या चाहते हैं। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से इन्फर्नल फीनिक्स बीज का डिब्बा निकाला और राठी परिवार के मुखिया को देते हुए कहा, यह इन्फर्नल फीनिक्स बीज है। राठी परिवार के मुखिया ने जल्दी से आदित्य के हाथों से डिब्बा लिया और सबके सामने उसे खोला। यह देखकर कि अंदर की वस्तु वैसी ही थी जैसा किताबों में बताया गया था, राठी परिवार के मुखिया जोर से हंस पड़े और उनके पीछे पीछे अन्य बुजुर्ग भी हंसने लगे। थोड़ी देर हंसने के बाद राठी परिवार के मुखिया ने आदित्य की ओर देखा और कहा, चूंकि यंग मास्टर आदित्य ने अपना वादा निभाया है, इसलिए हम राठी परिवार निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे। कृपया मेरे साथ खजाने तक आए और वहां से आप जो चाहें ले सकते हैं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और उन्हें उनके पूर्वज का संदेश बताने का फैसला किया। इससे पहले उसने उन्हें संदेश नहीं दिया क्योंकि वह देखना चाहता था कि राठी परिवार अपना वादा निभाता है या नहीं। अगर वे अपना वादा नहीं निभाते तो आदित्य ने पहले ही मन बना लिया था कि वह न केवल उन्हें उनके पूर्वज का संदेश नहीं देगा, बल्कि वह इन्फर्नल फीनिक्स बीज भी छीन लेगा। अब उसकी साधना पर कोई दबाव नहीं था, अतः वह अब अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकता था। यह देखकर कि राठी परिवार ने अपना वादा निभाया है, आदित्य ने उन्हें अपने पूर्वज का संदेश दिया। संदेश सुनकर राठी परिवार इस हद तक हैरान रह गया कि वे बिना पलक झपकाए आदित्य को देखते रहे। यह जानते हुए कि उनके पूर्वज की आत्मा इन्फर्नल फीनिक्स प्लेन के अंदर अपने वंशज की प्रतीक्षा कर रही थी, वे तुरंत उत्साहित हो गए और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को पालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्णय लिया जो इन्फर्नल फीनिक्स प्लेन में प्रवेश कर सके और उनके पूर्वज की विरासत प्राप्त कर सके। उसके बाद वे आदित्य को अपने खजाने में ले गए,
जहां आदित्य ने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रसार किया ताकि कुछ ऐसा ढूंढा जा सके जो उसके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया हो। आदित्य निराश था। हालांकि राठी परिवार का खजाना निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के आत्मिक पत्थरों, कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों, हथियार, शोधन सामग्री, उच्च श्रेणी की गोलियों से भरा था, लेकिन वे उसकी आंखों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने निराशा की सांस छोड़ी और फिर विदा ली। राठी परिवार ने पूछा कि उसने कुछ क्यों नहीं लिया, और उसने जो जवाब दिया उससे वे हैरान रह गए। उसने कहा कि खजाने में लेने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं लिया। यह सौभाग्य की बात है कि राठी परिवार के पूर्वज ने उसे पहले ही इन्फर्नो स्टोन दे दिया था, अन्यथा उसकी यह यात्रा समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होती। राठी परिवार को छोड़ने के बाद आदित्य बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहा, और जब रात होने वाली थी तो उसने एक शानदार सराय में एक कमरा बुक किया और सोने चला गया। अगली सुबह जागने के बाद आदित्य ने नहाया और फिर अपना खाना खाया। फिर वह एक बार फिर स्वर्गीय मोती में प्रवेश किया और 9 मंजिला पगोड़ा में पहुंचा। चूंकि उसने पहले ही आइस हार्ट पिल को परिष्कृत कर लिया था, इसलिए उसे खाने का समय आ गया था। 9 मंजिला पगोड़ा की पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद आदित्य ने पैर मोड़कर बैठकर आइस हार्ट की एक गोली खा ली। जिस क्षण आदित्य ने आइस हार्ट की गोली निगली, उसके शरीर में एक ठंडी सनसनी फैल गई, जिससे उसे लगा कि वह किसी भी क्षण बर्फ की मूर्ति में बदल जाएगा। इस समय उसके शरीर के भीतर नीली फायर सोल को खतरा महसूस हुआ, क्योंकि उसने अधिक अग्नि ऊर्जा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया, जिससे आदित्य को लंबी सांस लेने का मौका मिला। उसने जो आइस हार्ट पिल बनाई थी वह 7वें स्तर पर थी। इसकी शक्ति और ताकत ऐसी थी कि 6ठे स्तर की गोली कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसने गोली की शक्ति को कम करके आंका, जिसके परिणाम स्वरूप वह लगभग बर्फ की मूर्ति में बदल गया। यदि ब्लू फायर सोल न होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। आदित्य ने अब आइस हार्ट पिल की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की तीसरी परत को प्रसारित करना शुरू कर दिया, और ब्लू फायर सोल द्वारा लाए गए तापमान के साथ वह अपने शरीर के भीतर ठंड की भावना को दबाने में कामयाब रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने शरीर में घूम रही आइस हार्ट पिल की ठंडी ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अब वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस कर सकता है। उसका शरीर धीरे धीरे दुनिया के आइस तत्व के साथ आत्मीयता प्राप्त कर रहा था। इसका यह भी मतलब है कि बहुत जल्द उसे आइस एलिमेंटल बॉडी मिल जाएगी। हालांकि उसके पास नीली फायर सोल थी और वह आग को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास अग्नि तत्व शरीर था। और यही बात स्वर्गीय थंडर के लिए भी लागू होती है। उसके पास थंडर एलिमेंटल बॉडी नहीं थी, लेकिन अब बहुत जल्द उसे आइस एलिमेंटल बॉडी मिल जाएगी। उसने भविष्य में फायर एलिमेंटल और थंडर एलिमेंटल बॉडी प्राप्त करने की भी योजना बनाई थी। अब उसके पास पहले से ही एलिमेंटल स्टोन की एक खदान थी। यह चौथी खदान थी जो हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन की खदान के साथ खुली थी। एलिमेंटल स्टोन के साथ उसके शरीर की संबंधित तत्व के साथ आत्मीयता और अधिक मजबूत होती जाएगी, और अधिक समय नहीं लगेगा जब वह उन लोगों से भी आगे निकल जाएगा जिनके पास जन्मजात एलिमेंटल बॉडी है। आदित्य ने धीरे धीरे उस ठंडी ऊर्जा को परिष्कृत किया जो उसे इतनी ठंड महसूस करा रही थी कि वह कांप रहा था। एकमात्र चीज जिसने उसे सहज महसूस कराया वह थी अग्नि ऊर्जा, जो उसके शरीर में ठंडी ऊर्जा को दबाने की कोशिश कर रही थी। किसी समय जब नीली फायर सोल ठंडी ऊर्जा को दबाने में सफल होने वाली थी, आदित्य ने एक बार फिर दूसरी बर्फीली गोली खा ली, और कुछ ही देर बाद उसने फिर से आखिरी गोली खा ली। उसके पास कुल 3 आइस हार्ट पिल थीं। हालांकि एक आइस हार्ट पिल उसे अभी भी आइस एलिमेंटल बॉडी दे सकती है, लेकिन उसके शरीर का आइस एलिमेंट से जुड़ाव बहुत मजबूत नहीं होता। लेकिन अब 3 आइस हार्ट पिल निगलने के बाद उसके शरीर का आइस एलिमेंट से जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति के करीब था जो आइस एलिमेंटल बॉडी के साथ पैदा हुआ था। हाँ, उसने आखिरकार एक आइस एलिमेंटल बॉडी प्राप्त कर लिया है। भविष्य में
वह अग्नि तत्व और थंडर तत्व बॉडी प्राप्त करने के तरीकों की खोज करेगा। सान वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य। आदित्य आसमान में उड़ रहा था, जबकि उसके नीचे एक बहुत बड़ा शहर था। यह शहर वास्तव में पूरे वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और इसका क्षेत्रफल दूसरे रैंक के देश से भी बड़ा था। इसे पवित्र आत्मा शहर कहा जाता था। यह शहर सीधे वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य के वर्तमान सम्राट के शासन के अंतर्गत आता है। आदित्य को राठी परिवार छोड़े हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इन 4 महीनों में उसने कई देशों का दौरा किया। वह ब्लैक टॉर्टोइज साम्राज्य भी गया और वहां 2 महीने से ज्यादा रहा। फिर वह ब्लैक टॉर्टोइज साम्राज्य छोड़कर वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य पहुंच गया। इन 4 महीनों में आदित्य ने अपनी साधना में एक और सफलता हासिल की और अब वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 8वें चरण पर था। मूल रूप से आदित्य वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य के इंपीरियल शहर तक जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसने एक खबर सुनी। स्काई फायरबर्ड का अंडा। आदित्य की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। स्काई फायरबर्ड एक जादुई जानवर है जिसमें वर्मिलियन बर्ड के रक्त का अंश पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस स्काई फायरबर्ड में वर्मिलियन बर्ड के रक्त का अंश पाया जाता है, वह बड़े होने पर 7वीं रैंक तक पहुंच जाते हैं। 7वीं रैंक के जादुई जानवर एक मार्शल संत क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के बराबर हैं और स्काई फायरबर्ड बड़े होने के बाद 7वीं रैंक का जादुई जानवर बन जाते हैं। इसका मूल्य देखा जा सकता है। यह सिर्फ स्काई फायरबर्ड का अंडा है, इसका मूल्य स्काई फायरबर्ड से बहुत कम है। आखिरकार अगर स्काई फायरबर्ड को बड़ा होना है तो उसे कम से कम 200 से 300 साल की जरूरत होगी और उसे पालने के लिए संसाधन केवल बग परिवार के लोग ही इसे खरीद सकते हैं। जब आदित्य ने यह सुना तो उसने अपना सिर नीचे किया और गहराई से सोचा, लेकिन इस समय उसने लिटिल येलो की आवाज सुनी। आदित्य, इस स्काई फायरबर्ड का अंडा खरीद लो, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है। जब आदित्य ने यह सुना तो उसने कुछ नहीं कहा और पवित्र आत्मा शहर के अंदर आकाश से उतर आया। रास्ते में आदित्य को पता चला कि पवित्र आत्मा शहर का संस्थापक एक मार्शल संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने किया था, जो हजारों सालों से अस्तित्व में था। अब हजारों साल बीत चुके थे। वह मार्शल संत क्षेत्र विशेषज्ञ को एक और सफलता हासिल करनी थी। वर्तमान में पवित्र आत्मा शहर में कोई मार्शल संत क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन कई मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञ थे। हालांकि वहां कोई मार्शल संत क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन शहर के संस्थापक द्वारा पीछे छोड़ी गई एक संरचना थी। यह संरचना पूरे पवित्र आत्मा शहर को कवर करने के लिए पर्याप्त था। इस संरचना के भीतर मार्शल संत क्षेत्र से नीचे का कोई भी व्यक्ति बहुत दबा हुआ होगा। न केवल वे उड़ने में असमर्थ होंगे, बल्कि उनके हमले और गति भी बहुत कम हो जाएगी। यहां तक कि मार्शल संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी थोड़ा प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, यह कहा गया था कि इस सुपर बैरियर में एक बहुत शक्तिशाली आक्रामक क्षमता भी थी, जो एक मार्शल संत क्षेत्र विशेषज्ञ को घायल करने के लिए पर्याप्त थी। इससे यह पता चलता है कि पवित्र जानवर शहर के संस्थापक कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। संस्थापक की अपनी कहानी होगी। पवित्र आत्मा शहर 3 प्रथम रैंक के देशों से घिरा हुआ था। तीनों देश पवित्र आत्मा शहर को खत्म करना चाहते थे। एक बार प्रथम रैंक के देशों में से एक ने अन्य 2 प्रथम रैंक के देशों के साथ मिलकर पवित्र आत्मा शहर पर हमला करने के लिए कई मार्शल पूर्वज क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजा। अंत में वे सभी पवित्र आत्मा शहर में मारे गए। इस शक्तिशाली बैरियर के अस्तित्व के कारण कोई भी फिर कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ समय बाद यह शहर सीधे वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य के सम्राट के हाथों में चला गया। पवित्र आत्मा शहर के पास कुछ ऐसे संप्रदाय और शक्तियां भी थीं जो 3 प्रथम श्रेणी देशों के नियंत्रण में नहीं थीं। पवित्र मंडप की नीलामी, चलो एक नजर डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्काई फायरबर्ड के अंडे के अलावा ऐसी और भी चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं। आदित्य की पीठ पर एक सुंदर पंख फड़फड़ाया और उसकी गति अचानक बहुत बढ़ गई। हवा में कई लहरों को पीछे छोड़ते हुए वह पवित्र आत्मा शहर के केंद्रीय क्षेत्र की ओर उड़ गया। पवित्र आत्मा शहर, पवित्र मंडप। सर,
क्या मैं जान सकती हूं कि क्या आप नीलामी में भाग लेना चाहते हैं या कुछ नीलाम करना चाहते हैं? एक 20 वर्षीय महिला मीठी मुस्कान के साथ मेरे पास आई। महिला ने मुस्कुराते हुए आदित्य को देखा और उसका लहजा बहुत सम्मानजनक था। यह लड़की पहले से ही मार्शल किंग क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन वह आदित्य को नहीं समझ पाई। इसके अलावा वह आदित्य से एक अवर्णनीय खतरा महसूस कर सकती थी, जिससे वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे सामने खड़ा यह युवक बहुत अपरिचित है। वह पवित्र आत्मा शहर, आसपास के संप्रदायों और 3 देशों की युवा पीढ़ी जैसा नहीं लगता। क्या वह कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है? अगर वह बाहर से है तो मुझे डर है कि ऐसा इसी वजह से हो सकता है। महिला ने मन ही मन सोचा। आदित्य ने शांति से चारों ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मार्शल संत क्षेत्र द्वारा बनाई गई एक शक्ति थी। हालांकि इसका प्रभाव कम हो गया था, फिर भी इसमें बहुत सारे मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ थे। अंधेरे में छिपे हुए 7 या 8 मार्शल पूर्वज थे और उनमें से एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर भी था। जाहिर है ये 7 या 8 मार्शल पूर्वज क्षेत्र के विशेषज्ञ अंधेरे में छिपे हुए थे, किसी को भी यहां परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए। हालांकि वे अंधेरे में छिपे हुए थे, अपनी उपस्थिति छुपा रहे थे, लेकिन वे आदित्य की दिव्य भावना से खुद को नहीं छिपा सके। यह पवित्र मंडप, मुझे डर है कि यह शक्ति राठी परिवार से भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि अगर राठी परिवार का वह पुराना पूर्वज बाहर आ गया तो इस पवित्र मंडप की तुलना राठी परिवार से नहीं की जा सकती। उसने अपनी नजरें हटा लीं। आदित्य ने उदासीनता से कहा, मैं नीलामी में भाग लेने के लिए यहां आया हूं। मेरे लिए एक कमरा तैयार करो। ओह ठीक है, क्या तुम्हारे नीलामी हॉल के पास सच में स्काई फायरबर्ड के अंडे हैं? यह नहीं हो सकते, है ना? महिला ने मन ही मन सोचा। जैसी कि उम्मीद थी, बाहरी दुनिया से अधिकांश विशेषज्ञ स्काई फायरबर्ड के अंडे के लिए यहां आए थे। महिला मुस्कुराई। सर, आप मजाक कर रहे होंगे। हमारे पवित्र मंडप में झूठी खबर फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? यह ऐसा मामला है जो हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। इस नीलामी में वास्तव में एक स्काई फायरबर्ड का अंडा है। यह मेरे पवित्र मंडप ने एक गुप्त क्षेत्र में कई विशेषज्ञों को खोने के बाद प्राप्त किया था। ऐसा लगता है कि सर भी स्काई फायरबर्ड के अंडे के लिए यहां आए हैं। आदित्य ने इनकार नहीं किया। वह सही था। केवल इतना ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि पवित्र मंडप में अन्य अच्छी चीजें भी होंगी। महिला ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। चिंता मत करो, हम पवित्र मंडप सर को निराश नहीं करेंगे। कृपया अपना हाथ आगे बढ़ाएं। आदित्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे नहीं पता था कि महिला क्या करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी महिला ने एक आईना निकाला। आईना एक बड़े हथेली के आकार का था और बैंगनी रंग का था। आदित्य ने बैंगनी आईना अपने हाथ में रखा। एक पल में बैंगनी आईना ने एक कमजोर बैंगनी रोशनी निकली और उस पर 4 बड़े शब्द दिखाई दिए, 8वां रैंक मार्शल पूर्वज क्षेत्र। लड़की के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। वह लड़की मार्शल किंग क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट थी और वह पवित्र मंडप में मेहमानों का स्वागत करने वाली पहली व्यक्ति थी। उसकी दृष्टि बिल्कुल असाधारण थी। लड़की अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने खड़ा युवक वाकई जवान है। उसका अनुमान था कि उसकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं होगी। एक 8वीं रैंक मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ जो 22 साल का भी नहीं है। यह कुछ ऐसा था जो उसने इतने सालों में कभी नहीं देखा था। लड़की ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और उसका चेहरा अब शांत नहीं रह सका। हे भगवान, एक 8वीं रैंक मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ जो 20 साल से कम उम्र का है। यह निश्चित रूप से किसी महान शक्ति से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक 8वीं रैंक मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ मेरे पवित्र मंडप में शीर्ष साधकों में से एक है और उनमें से 10 से भी कम है। मुझे डर है कि स्काई फायरबर्ड का अंडे के अलावा इस नीलामी में कोई और चीज उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगी। लड़की अपने दिल में बड़बड़ाता रही थी और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह शांत नहीं हो पा रही थी। आदित्य भी अपने दिल में बहुत हैरान था। उसके हाथ में अज्ञात आईना वास्तव में उसकी साधना का आधार देख सकता था। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपने हाथ में आईना को देखते हुए
जो उसकी साधना के आधार बताने में सक्षम था, आदित्य ने जल्दी से पूछा, यह क्या है? लड़की के चेहरे पर सम्मान की भावना आ गई और उसने उससे बात करने का तरीका बदल दिया। सर, यह मेरे पवित्र मंडप के संस्थापक द्वारा बनाया गया उपकरण है। इस आईना का उपयोग करके मार्शल संत क्षेत्र से नीचे किसी भी साधना क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। इसे स्पिरिट टेस्टिंग मिरर कहा जाता है। स्पिरिट टेस्टिंग मिरर वह व्यक्ति हथियार शिल्पकार भी है। हाँ, पवित्र मंडप के संस्थापक का उल्लेख करते समय महिला के चेहरे पर गर्व का भाव था। एक मार्शल संत क्षेत्र विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे किसी भी स्थान पर कम करके आंका जा सके। एक हथियार शिल्पकार की तो बात ही छोड़िए। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। लड़की ने आदित्य को एक नंबर प्लेट दी और किसी को उसे पवित्र मंडप की दूसरी मंजिल पर ले जाने के लिए कहा। पवित्र मंडप की नीलामी में अभी 3 दिन बाकी थे। आदित्य पहले से ही नंबर प्लेट वाला कमरा बुक कर सकता था। इन 3 दिनों के दौरान वह दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में रह सकता था या वह पवित्र मंडप को छोड़कर कहीं और जाकर कुछ समय के लिए रह सकता था। पवित्र मंडप नीलामी को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। तीसरा स्तर पवित्र आत्मा शहर के महान शक्तियों के लीडरों, आसपास के महान शक्तियों के उच्च स्तरों और 3 देशों के उच्च स्तरों के लिए तैयार किया गया स्थान था। दूसरा स्तर पवित्र आत्मा शहर के बाहर या आसपास के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए तैयार किया गया था। पहली मंजिल मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के लिए था। तीसरी मंजिल के अलावा दूसरी ओर पहली मंजिल के कमरे विशेष रूप से उन लोगों के लिए थे जो अंदर जो चाहे कर सकते थे। यहां तक कि नीलामी चल रही थी तब भी किसी को परवाह नहीं थी। आदित्य के जाने के बाद लड़की ने आह भरी और मन ही मन सोचा, भले ही वह किसी महाशक्ति का प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन वह उन शक्तियों के खिलाफ बोली जीतने में सक्षम नहीं हो सकता। आखिरकार यह उनका है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। चूंकि वह एक महाशक्ति से है, इसलिए उसकी नींव बहुत गहरी होनी चाहिए। शायद वह उन्हें हराने में सक्षम हो जाए, लेकिन एक बार जब वह वास्तव में उन लोगों से स्काई फायर बर्ड का अंडा खरीद लेता है, तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह 5 से अधिक मार्शल पूर्वज रियल्म विशेषज्ञों के खिलाफ नहीं जीत सकता। वहां मार्शल संत क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ भी हैं। वे सालों से छिपे हुए थे, लेकिन स्काई फायरबर्ड के अंडे के बारे में खबर सुनने के बाद वे सभी इसे लेने के लिए बोली लगाने के लिए बाहर आ गए हैं। आदित्य को नहीं पता था कि लड़की क्या सोच रही थी। इस समय एक नौकरानी दूसरी मंजिल पर एक कमरे में आ गई थी जो आदित्य के लिए कमरा दिखाने गया था। दूसरी मंजिल पर कुल 108 कमरे थे। आदित्य की नंबर प्लेट 22 थी, जो दूसरी मंजिल पर उसके कमरे का नंबर था। गौरतलब है कि यह व्यवस्था समय के हिसाब से तय की गई थी। तीसरी मंजिल पर भी यही स्थिति थी, लेकिन तीसरी मंजिल पर कमरे कम थे। वहां केवल 36 कमरे थे। आदित्य ने इस कमरे का आकार मापा। यह लगभग 100 वर्ग मीटर का था। इसे छोटा नहीं माना जाता था। खैर, जो भी हो, यह कमरा सिर्फ एक अस्थायी निवास था। ऐसा लग रहा था कि कमरे में एक आत्मिक संरचना लगाई गई है। एकत्रित की गई आत्मा ऊर्जा अत्यंत सघन थी। दुर्भाग्य से वर्तमान आदित्य के लिए आत्मा ऊर्जा की यह छोटी मात्रा कुछ भी नहीं थी। इतनी अधिक आत्मा ऊर्जा के साथ मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 9वें चरण में प्रवेश करने के लिए आदित्य को कम से कम 6 महीने की उबाऊ साधना की आवश्यकता होगी। बाहर उसकी साधना की गति बहुत तेज थी। वह लड़ता है, मारता है, खाता है और अपनी साधना बढ़ाता है। साधना का आधार जितना ऊंचा होगा, आत्मिक संरचना उतनी ही कम प्रभावी होगी। और इससे भी अधिक, आदित्य को यहां आत्मिक संरचना में कई खामियां दिख रही थीं। मैं अगले 3 दिनों तक यहीं रहूंगा, आदित्य ने अपनी नौकरानी से कहा। हाँ, आदित्य को यहां तक ले जाने वाली महिला नौकरानी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और जाने ही वाली थी। लेकिन इस समय आदित्य ने फिर से उसे पुकारा। 1 मिनट रुको। 3 दिनों के बाद नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाली है। नीलामी में भाग लेने के लिए यहां आने वाली बड़ी शक्तियों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करो और मैं इसके पूरा होने के बाद तुम्हें 100 मिडिल रैंक स्पिरिट स्टोन दूंगा। नौकरानी ने आदित्य के आदेश को अस्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं था
कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए वह शांत रही। हालांकि जब उसने इनाम की बात सुनी तो वह पूरी तरह से दंग रह गई। वह एक बड़ा ग्राहक था और वह एक बहुत ही उदार ग्राहक था। अतीत में उन लोगों के लिए उसे कुछ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देना पहले से ही काफी अच्छा था। आखिरकार वह केवल एक मूल कोर क्षेत्र की साधक थी। एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था। 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन जो 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। नौकरानी उत्साह से कांप रही थी। अगर उसे ये स्पिरिट स्टोन साधना करने के लिए दिए जाएं, तो उसके लिए मार्शल किंग क्षेत्र तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। उस समय पवित्र मंडप में उसकी स्थिति बढ़ जाएगी और वह बहुत अधिक लाभ उठा सकेगी। वह एक नौकरानी के रूप में अपनी स्थिति से अलग होकर पवित्र मंडप की उपयाजक बन सकेगी। उसकी स्थिति सिर्फ एक नौकरानी से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। यह स्वर्ग और धरती जैसा था, बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं। एक महिला नौकरानी के रूप में यदि उसे कुछ विशेष रुचि वाले ग्राहक मिलते तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाती। सर, निश्चिंत रहें, यह नौकरानी निश्चित रूप से आपके आदेश को ठीक से पूरा करेगी। नौकरानी के चेहरे पर अब औपचारिक सम्मान और मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि असली खुशी और चापलूसी थी। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया और महिला नौकरानी पीछे हट गई। 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए। इन 3 दिनों में आदित्य सिर्फ साधना कर रहा था। अगर कोई अगले चरण में पहुंचने की बात करे तो यह सिर्फ समय की बात होगी कि वह अगले चरण में पहुंच जाए। इन 3 दिनों में बहुत से लोग आ गए थे। पहली और दूसरी मंजिल पर लगभग पूरा कमरा भर गया था। 3 दिनों के बाद नौकरानी ने आदित्य के आदेश पूरे कर दिए थे। नौकरानी को जो खबर मिली थी उसके अनुसार आदित्य को ध्यान देने की जरूरत थी कि स्काई फायरबर्ड का अंडा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसे क्या करना होगा। कुल 11 समूह थीं। उनमें से 7 लोग 3 प्रथम रैंक देशों से आए थे। एक पवित्र आत्मा शहर के आंतरिक क्षेत्र से आया था और 3 लोग आसपास के 3 साम्राज्यों से आए थे। इन शक्तियों के अलावा स्वाभाविक रूप से कई प्रमुख परिवार थे जो एक दूसरे के बराबर थे। आदित्य के वर्तमान साधना आधार के साथ पूरे पवित्र जानवर महाद्वीप में लगभग कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जिस पर आदित्य ने ध्यान दिया वह पवित्र आत्मा शहर का सैन्य परिवार था। सैन्य परिवार का पिछला परिवार लीडर भी एक मार्शल संत क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ था। जो इस बार आया वह वर्तमान परिवार लीडर था, मार्शल पूर्वज क्षेत्र का एक शीर्ष मार्शल विशेषज्ञ। आदित्य ने यह जानकारी अपने दिल में दर्ज कर ली। वह 22वें कमरे में चुपचाप बैठ गया और इंतजार करने लगा। आज पवित्र मंडप नीलामी का उद्घाटन का दिन था। वास्तविक शुरुआत तक केवल आधा घंटा बचा था। आधे घंटे बाद शोर मचाने वाला फर्स्ट लेयर अचानक शांत हो गया। नीलामी के मंच पर अनजाने में काले बालों के कुछ लटों वाला एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर से एक पीक मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट की आभा निकल रही थी। यह एल्डर अशोक है। मैंने नहीं सोचा था कि इस बार होस्ट एल्डर अशोक होंगे। हे, मैंने सुना है कि इस बार स्काई फायरबर्ड के अंडे की नीलामी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर अशोक बाहर आ गए, अन्यथा पवित्र मंडप के लिए भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता। यह सही है, एल्डर अशोक 9वें चरण के मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ हैं। वे पवित्र मंडप में मंडप मास्टर के अलावा दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। केवल एल्डर अशोक जितना शक्तिशाली व्यक्ति ही विशेषज्ञों की भीड़ को नियंत्रित करने में सक्षम है। पवित्र मंडप नीलामी घर की पहली मंजिल पर मार्शल विशेषज्ञ का एक समूह आपस में चर्चा करने लगा। आखिरकार केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र में साधना आधार वाले या उससे ऊपर के लोगों को ही इस नीलामी में भाग लेने की अनुमति थी। मार्शल सम्राट क्षेत्र से नीचे साधना आधार वाले लोगों को पवित्र मंडप नीलामी घर के अंदर एक भी कदम रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी इस बार पवित्र मंडप के अंदर विशेषज्ञों की कमी नहीं थी और इसका कारण था स्काई फायर बर्ड के अंडे। एल्डर अशोक की उम्र लगभग 60 से 70 साल के बीच थी। उनकी वास्तविक उम्र 300 के आसपास थी। उनके सिर पर सफेद बालों के साथ कुछ काले बाल भी थे। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 22 के अंदर आदित्य की अभिव्यक्ति शांत रही।
तो यह वह व्यक्ति है। नौकरानी से उसे जो जानकारी मिली उसमें न केवल वे प्रतियोगी थे जिनसे उसे इस बार सावधान रहना था, बल्कि पवित्र मंडप से संबंधित कुछ जानकारी भी थी। बेशक यह जानकारी मूलतः बाहरी लोगों को ही पता थी। मूल रहस्यों को जानना असंभव था। न केवल नौकरानी के लिए उसकी निम्न स्थिति के कारण इसके बारे में जानना असंभव था, बल्कि यदि वह जान भी जाती तो भी जब तक कि वह मृत्यु को आमंत्रित न कर रही हो, वह पवित्र मंडप के कुछ मुख्य रहस्यों को कभी उजागर नहीं कर पाती। यह एल्डर अशोक खुफिया रिपोर्ट में बहुत प्रसिद्ध था। वह पवित्र मंडप में दूसरे नंबर का व्यक्ति था। उसका साधना आधार मार्शल पूर्वज क्षेत्र के शिखर पर था और ऐसा कहा जाता था कि वह मार्शल संत बनने से केवल आधा कदम दूर था। उन्होंने जो साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट तकनीक विकसित किए, उन्हें मध्य श्रेणी का स्वर्ग रैंक कहा जाता था। हालांकि उनकी प्रतिभा प्रथम श्रेणी के देशों और 4 साम्राज्यों के शाही शहर के बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों के बराबर नहीं थी, फिर भी विश्वसनीय साधना की एक लंबी अवधि के बाद एल्डर अशोक ने साधना तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल दोनों को पूर्णता चरण तक विकसित करने में कामयाबी हासिल की। आदित्य ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और गहरे विचार में डूबा हुआ लग रहा था। हालांकि वह मार्शल संत क्षेत्र से सिर्फ आधा कदम दूर है, लेकिन यह एल्डर अशोक बहुत बूढ़ा है। उसके लिए मार्शल सेंट क्षेत्र में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। जब तक उसे 6ठी या 7वीं श्रेणी की बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां नहीं मिल जाती, तब तक वह मार्शल संत नहीं बन सकता। नीलामी मंच पर एल्डर अशोक ने हल्की आवाज की। उनके मुंह से आत्मिक ऊर्जा के कारण यह आवाज सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी। पवित्र मंडप नीलामी घर की पहली मंजिल पर विशेषज्ञों के भाव बदल गए और मूल रूप से शांत आवाज और भी धीमी हो गई। 9वें चरण के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ और पवित्र मंडप के प्रभारी व्यक्ति के सामने किसी की भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। एल्डर अशोक ने संतोष से चारों ओर देखा। उन्होंने सपाट लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी मेरा नाम पहले से ही जानते हैं। मैं बात करके और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस नीलामी का होस्ट बनूंगा। अब मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पवित्र मंडप की नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होगी। नीलाम की जाने वाली पहली वस्तु एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक साधना तकनीक है। शुरुआती बोली 10,000 सुप्रीम पॉइंट है। 15,000, 20,000, 30,000। बहुत जल्दी ही प्रथम स्तर ने तीव्र बोली शुरू हो गई। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 22 में आदित्य शांति से इन लोगों को बोली लगाते हुए देख रहा था। उच्च श्रेणी पृथ्वी रैंक साधना तकनीक उसके लिए बेकार थी, इसलिए उसने इस उच्च श्रेणी पृथ्वी रैंक साधना तकनीक की परवाह नहीं की। सुप्रीम पॉइंट एक तरह की मुद्रा थी जिसे पवित्र मंडप से यूज किया जाता था। सुप्रीम पॉइंट और स्पिरिट स्टोन को एक दूसरे के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। जब आदित्य सोच रहा था तो नीलामी की पहली वस्तु, एक उच्च श्रेणी पृथ्वी रैंक साधना तकनीक, पहले से ही तीसरे चरण के मार्शल सम्राट क्षेत्र के साधक को नीलाम कर दी गई थी। इसकी कुल कीमत 1,20,000 सुप्रीम पॉइंट थी। 1,20,000 सुप्रीम पॉइंट 1,20,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। एल्डर अशोक को पहले से ही उम्मीद थी कि एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक साधना तकनीक इतनी कीमत पर नीलाम होगी। वह निराश या आश्चर्यचकित नहीं हुआ और शांति से दूसरा आइटम शुरू कर दिया। दूसरा आइटम उच्च श्रेणी पृथ्वी रैंक पर हथेली प्रकार मार्शल आर्ट तकनीक था। बोली लगाने वाला व्यक्ति अभी भी पवित्र मंडप की पहली मंजिल से एक विशेषज्ञ था। दूसरे और तीसरे मंजिल पर रहने वाले लोग इस स्तर की साधना तकनीक और मार्शल आर्ट तकनीक के प्रति उदासीन थे। अंत में इस उच्च श्रेणी के पृथ्वी रैंक मार्शल आर्ट कौशल को 1,50,000 सुप्रीम पॉइंट्स की कीमत पर नीलाम कर दिया गया। एक के बाद एक कई वस्तुओं की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। पलक झपकते ही 20 से ज्यादा सामान ऐसे ही नीलाम हो गए। इस दौरान पवित्र मंडप की पहली मंजिल पर नीलामी हुई। दूसरी और तीसरी मंजिल पर सन्नाटा पसरा रहा। दिन का दोपहर हो चुका था। एल्डर अशोक ने कहा, दोपहर हो चुकी है। नीलामी 2 घंटे के लिए रोक दी जाएगी और 2 घंटे बाद यह जारी रहेगी। ये 2 घंटे सभी के खाने और आराम के लिए थे।
कई मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ एक के बाद एक चले गए। मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल विशेषज्ञ के रूप में भूख सहन करने की उनकी क्षमता मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ की तुलना में बहुत कम थी। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए और नीलामी जारी रही। 26वीं वस्तु एक निम्न श्रेणी का स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक है। शुरुआती बोली 10,000 सुप्रीम सिक्का है। जहां सुप्रीम पॉइंट निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था, वहीं सुप्रीम सिक्का मध्य श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था। एक छोटे से ब्रेक के बाद नीलामी शुरू होते ही एक धमाकेदार नीलामी शुरू हो गई। पवित्र मंडप नीलामी घर की दूसरी मंजिल पर लोगों के लिए एक निम्न श्रेणी स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक अभी भी थोड़ा लुभावना था, लेकिन पवित्र मंडप की तीसरी मंजिल पर लोगों के लिए निम्न श्रेणी स्वर्ग रैंक का मार्शल आर्ट तकनीक रैंक एक सामान्य तकनीक से अधिक कुछ नहीं था। तीसरी मंजिल पर ये लोग 4 साम्राज्यों की बड़ी शक्तियों से संबंधित हैं। उनके पास मध्य ग्रेड स्वर्ग रैंक के स्तर पर तकनीक की कमी नहीं थी। वे अपनी आंखों में निम्न ग्रेड स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक कैसे रख सकते थे। प्रथम स्थान पर बैठे साधक एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर इन साधकों की आंखों में भाव बदल गए। चूंकि अब निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट कौशल के लिए नीलामी हो रही थी, इसका यह भी मतलब था कि नीलामी में वस्तुओं का मूल्य केवल और अधिक बढ़ता जाएगा। यदि ब्रेक से पहले नीलामी स्थल पवित्र मंडप नीलामी घर की पहली मंजिल पर लोगों के लिए था, तो इस निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट कौशल से शुरू होकर नीलामी स्थान दूसरी मंजिल पर लोगों की ओर बढ़ गया और धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर लोगों को वस्तुओं की बोली लगाने के लिए अपनी चाल चलने के लिए मजबूर कर देगा। पवित्र मंडप नीलामी घर की पहली मंजिल पर मौजूद कुछ साधकों ने पहले ही पूरी ताकत से बोली लगाने का फैसला कर लिया था। अगर वे अभी बोली नहीं लगाते तो उनके पास बाद में बोली लगाने की योग्यता भी नहीं होती। यदि वे अब पूरी ताकत से प्रयास करें तो उन्हें निम्न श्रेणी का स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। 15,000। आखिरकार पहली मंजिल पर एक साधक ने बोली लगाई। पहली बोली 15,000 सुप्रीम सिक्के की थी। 20,000। एक और साधक ने अपनी चाल चलते हुए ठंडी मुस्कान दी। पहले व्यक्ति की ओर देखते हुए उसकी आंखें उत्तेजना से भरी हुई थीं। 30,000। पहली मंजिल से एक और साधक ने चिल्लाकर कहा। पिछला साधक तुरंत ही हताश हो गया। हालांकि पवित्र आत्मा शहर और उसके आसपास के 3 देशों में मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं थी, फिर भी मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ के लिए मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करना आसान नहीं था। ये साधक केवल सीमित संख्या में ही मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते थे। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 22 के अंदर आदित्य इन चीजों को दिलचस्पी से देख रहा था। निम्न श्रेणी का स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक। मुझे आश्चर्य है कि इस मार्शल आर्ट तकनीक की नीलामी किस कीमत पर होगी। निम्न श्रेणी के मार्शल आर्ट तकनीक के लिए बोली अभी भी जोर शोर से चल रही थी। जल्द ही इस मार्शल आर्ट तकनीक की कीमत 1 लाख सुप्रीम सिक्का तक बढ़ा दी गई। बोली लगाने वाला व्यक्ति प्रथम तल पर 9वीं स्टेज मार्शल सम्राट क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ था। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के माथे पर ठंडा पसीना आना शुरू हो गया था। जाहिर है 100,000 सुप्रीम सिक्का इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बजट की सीमा के करीब पहुंच रहे थे। 1 लाख सुप्रीम सिक्का 1 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थे। वह इस समय कैसे शांत रह सकता था जब वह जिस मार्शल आर्ट तकनीक की बोली लगा रहा था उसकी कीमत उसकी सीमा तक पहुंच गई थी। सौभाग्यवश प्रथम तल पर बैठे सभी लोगों ने आगे बोली लगाना जारी नहीं रखा। एक मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ के लिए इतने सारे मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। 1 लाख सुप्रीम सिक्का ने पहली मंजिल पर बैठे साधकों को चुप करा दिया था। यह उनकी सीमा से पहले ही बाहर निकल चुका था। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सोचा कि वह एक निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक प्राप्त करने वाला था, अचानक दूसरी मंजिल के 99वें कमरे से एक आवाज सुनाई दी। 2 लाख सुप्रीम सिक्का। यह आवाज सुनते ही अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा सख्त हो गया।
जब उस अधेड़ व्यक्ति ने 2 लाख सुप्रीम सिक्के की बोली लगाने वाली यह आवाज सुनी तो उसका चेहरा कठोर हो गया। यह आवाज पवित्र मंडप नीलामी घर की दूसरी मंजिल से आई थी। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने यह कदम उठाया था वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। आदमी ने अपने दांत पीस लिए और उसका दिल घृणा से भर गया। मेरे सभी स्पिरिट स्टोन्स का मूल्य संयुक्त रूप से लगभग 250,000 सुप्रीम सिक्के के बराबर हो सकता है। हालांकि लो ग्रेड हेवन रैंक मार्शल आर्ट स्किल्स कीमती हैं, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मेरे जैसे मार्शल सम्राट क्षेत्र साधक को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अब से हमेशा मजबूत मार्शल आर्ट स्किल्स होंगी। इसलिए मैं एक जुआ खेलूंगा। मैं शर्त लगाता हूं कि यह मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट लो ग्रेड हेवन रैंक मार्शल आर्ट स्किल पर बहुत सारे सुप्रीम सिक्के बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यह सोचते हुए उस आदमी ने अपने हाथ में टोकन उठाया और चिल्लाया, 2,50,000 सुप्रीम सिक्के, हिस्सा। पहली मंजिल पर बैठे साधकों ने ठंडी हवा में सांस ली और अधेड़ उम्र के आदमी को चौंक कर देखा। क्या यह हो सकता है कि यह आदमी अपने शरीर पर मौजूद सभी स्पिरिट स्टोन को सुप्रीम सिक्के के बदले में बदलने की योजना बना रहा था? क्या यह हो सकता है कि वह अब और बोली लगाने की योजना नहीं बना रहा था? आदमी ने परेशान भाव से दूसरी मंजिल के 99वें कमरे को देखा। यह सब उसकी संपत्ति थी। अगर दूसरी मंजिल का 99वां कमरा बोली लगाना जारी रखना चाहे तो वह वाकई असहाय हो जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जाहिर है कम ग्रेड हेवन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक के लिए बोली लगाने के लिए 250,000 से अधिक सुप्रीम सिक्कों का उपयोग करना उचित नहीं था। बाद में नीलामी में इस निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक से अधिक मूल्य के अन्य आइटम होंगे। उस समय ये 250,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उसे जीतने में मदद कर सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत खुश था और उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। अंत में निम्न श्रेणी स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक केवल उसके पास होगा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बैठ गया। हालांकि वह पहले से ही मार्शल सम्राट क्षेत्र के 9वें चरण में था, लेकिन वह पहले से ही अपने 50 के दशक में था। शायद अपने जीवन काल में वह केवल दूसरे चरण के मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ का साधना आधार ही प्राप्त कर सकता था। अगर ऐसा था तो अपनी समग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए लो ग्रेड हेवन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक की साधना करना भी अच्छा था। कम से कम एक बार जब वह लो ग्रेड हेवन रैंक मार्शल आर्ट तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है तो उसकी लड़ाकू शक्ति मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल विशेषज्ञ से कहीं आगे निकल जाती है। उस समय भले ही उसकी साधना का आधार केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र के 9वें चरण पर था, फिर भी उसकी स्थिति एक साधारण मार्शल सम्राट क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के बराबर नहीं होगी। पहली मंजिल पर बैठे दूसरे साधकों की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने इस आदमी को ईर्ष्या से देखा। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे अपनी सारी दौलत इस निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक को पाने के लिए लगा देते। इसके बाद की नीलामी में कीमत और भी ज्यादा थी। दूसरी मंजिल से और भी विशेषज्ञ शामिल हुए और तीसरी मंजिल से भी कुछ विशेषज्ञ शामिल हुए। इससे पवित्र मंडप की पहली मंजिल पर बैठे साधकों का दिल ठंडा पड़ गया। एक के बाद एक वस्तुएं नीलाम की गईं। स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक, स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक, हथियार शोधन की सामग्री, औषधीय सामग्री और यहाँ तक कि उच्च स्तर की गोलियां भी नीलाम की गईं। उच्चतम मूल्य पर 10 मिलियन से अधिक सुप्रीम सिक्के पहले ही बेचे जा चुके थे। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह एक ऐसी दौलत थी जिसे वे अपने जीवन काल में कभी नहीं पा सकेंगे। हालांकि महान शक्तियों के लोगों के लिए ये लाखों मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन कुछ भी नहीं थे। दूसरी मंजिल के कमरे में आदित्य ने ऊब के कारण जम्हाई ली। मुझे लगा था कि पवित्र मंडप में कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसने मुझे वास्तव में निराश कर दिया। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। यदि आदित्य के शब्द पवित्र मंडप के उच्च अधिकारियों को सुनाई देते तो वे निश्चित रूप से इतने उदास हो जाते कि उल्टी करने लगते। आज जिन वस्तुओं की नीलामी हो रही थी
उनमें से कौन सी वस्तु कीमती नहीं थी। हालांकि आदित्य का साधना आधार मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 8वें चरण तक पहुंच गया था और उसकी युद्ध शक्ति एक मार्शल संत क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ से भी आगे निकल गई थी। एक साधारण मार्शल संत क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ के लिए जिस चीज से वे ईर्ष्या करते हैं वह ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आदित्य की दिलचस्पी होगी। आदित्य की आंखें अचानक चमक उठीं। एक उच्च श्रेणी का रहस्यमयी खजाना, यह कोई बुरी चीज नहीं है। आखिरकार कुछ ऐसा सामने आया है जो मेरी नजरों को आकर्षित कर सकता है। एक उच्च श्रेणी का रहस्यमयी रैंक का खजाना दिखाई दिया। दूसरे और तीसरे स्तर पर कई विशेषज्ञ उत्साह से उबल रहे थे। पवित्र मंडप की पहली मंजिल पर मार्शल आर्टिस्ट और भी अधिक आकर्षक थे, क्योंकि वे लगातार अधिक से अधिक शोर कर रहे थे। दुर्भाग्य से ये लोग यह भी जानते थे कि वे केवल इस खजाने को ही पा सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि वे केवल एक नजर से संतुष्ट हो जाएं। अपनी ताकत और धन के साथ उनके लिए इस तरह के खजाने के लिए बोली लगाना बिल्कुल असंभव था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कई विशेषज्ञ इसे पाने के लिए होड़ करने लगे। इस उच्च श्रेणी के रहस्यमयी खजाने की कीमत आसमान छू रही थी। अंत में मूल रूप से केवल पवित्र आत्मा शहर के आसपास के 3 देशों के शाही परिवार और शक्तिशाली परिवार थे। साथ ही सेन परिवार, कुछ महान संप्रदाय और अन्य साम्राज्यों के शक्तिशाली लोग थे जो इस रहस्यमय रैंक के खजाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 20 मिलियन सुप्रीम सिक्के। तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 6 के अंदर गोल्डन लाइट सेक्ट नामक एक संप्रदाय के कानून प्रवर्तन दल के छठे लीडर ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, हिस्सा। पहली मंजिल पर बैठे साधकों ने ठंडी हवा में सांस ली। 20 मिलियन सुप्रीम सिक्के। इतनी बड़ी संपत्ति इतनी बड़ी थी कि एक महान शक्ति भी उसे निकालने से पहले 2 बार सोचेगी। कमरों की संख्या अंदर के लोगों की स्थिति को नहीं दर्शाती थी और बाहर से अंदर के लोगों को देखना असंभव था। इसलिए पहली मंजिल पर रहने वाले साधकों को यह नहीं पता था कि तीसरी और दूसरी मंजिल पर कौन है, और यही स्थिति दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर रहने वाले साधकों के लिए भी लागू थी। हालांकि तीसरी मंजिल पर अभी भी कुछ साधक थे जो पहली बार आने पर दूसरों के बारे में पूछताछ करते थे, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 6 वह जगह थी जहां गोल्डन लाइट सेक्ट के कानून प्रवर्तन दल के छठे लीडर स्थित थे। लीडर मार्शल संत क्षेत्र के पहले चरण में एक साधक था। पवित्र आत्मा शहर में वे कुछ साधकों को भी ढूंढ सकते थे जो लीडर से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि उसके पीछे गोल्डन लाइट संप्रदाय एक ऐसी ताकत थी जिससे हर कोई वास्तव में डरता था। जब उन्होंने गोल्डन लाइट संप्रदाय के सुपर विशेषज्ञ के बारे में सोचा, जिसके पास मार्शल संत क्षेत्र के 5वें चरण को तोड़ने का उच्च मौका था, तो हर कोई चुप हो गया। एक बार जब यह विशेषज्ञ मार्शल संत क्षेत्र के 5वें चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया, तो वह निश्चित रूप से तीनों देशों के सभी मार्शल संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को मिटा देगा। जहां तक अन्य ताकतों का सवाल है, वे उसे भड़काने से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। यद्यपि पवित्र जानवर महाद्वीप में उच्च श्रेणी का रहस्यमय रैंक खजाना बहुत दुर्लभ है, फिर भी उच्च श्रेणी के रहस्यमय रैंक खजाने के लिए गोल्डन लाइट संप्रदाय को नाराज करना उचित नहीं था। बिना किसी की आज्ञा के यह उच्च श्रेणी का रहस्यमयी खजाना अंततः लीडर के हाथों में आ गया। हालांकि इस खजाने ने आदित्य का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसने इसके लिए बोली नहीं लगाई क्योंकि उसे इसका कोई उपयोग नहीं था। इसके अलावा उसके हाथ में पहले से ही 3 रहस्यमय रैंक के खजाने हैं। पहले उसके पास 5 हथियार थे, लेकिन उसने उनमें से 2 को राठी परिवार को दे दिया और अब उसके पास 3 रहस्यमय श्रेणी के हथियार बचे थे। नीलामी के मंच पर एल्डर अशोक कुछ हद तक असंतुष्ट था। लीडर के हस्तक्षेप के बिना उच्च श्रेणी के रहस्यमय रैंक के खजाने को निश्चित रूप से अधिक कीमत पर नीलाम किया जाता, लेकिन अब क्योंकि लीडर इसे पाने के लिए दृढ़ था, इसे केवल 20 मिलियन सुप्रीम सिक्कों में बेचा गया। लेकिन जब उन्होंने लीडर के पीछे संप्रदाय के बारे में सोचा, तो एल्डर अशोक केवल अपने आप में आहें भर सके। हालांकि पवित्र मंडप में मार्शल संत क्षेत्र का भी एक शक्तिशाली साधक है,
फिर भी एक खजाने के कारण गोल्डन लाइट संप्रदाय को नाराज करना उचित नहीं था। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 22 के अंदर आदित्य की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता है कि गोल्डन लाइट संप्रदाय स्काई फायर बर्ड के अंडे की प्रतियोगिता में मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा। लेकिन तो क्या हुआ, मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को छोड़कर मेरे पास हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की असीमित आपूर्ति भी है। उनके लिए स्काई फायर बर्ड का अंडा जीतना असंभव है।